हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। हम पाठ शुरू करने से पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा प्रांत के कटक शहर में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण स्थान है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। भारत से बाहर जाकर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण किया। उन्होंने अंग्रेज शासकों से लोहा लिया था। उनके नारे थे जैसे जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आदि नारे सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। पाठ शुरू करते हैं। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरहामपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाषित ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी जेल में थे। जेल से वो केलकर जी के लिए पत्र लिखते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिसमें कि आपकी रुचि है। मुझे जब मैं बरहामपुर जेल में था, तब मुझे पता नहीं था, याद नहीं आया था कि मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने भी अपने कारावास का अधिकांश समय व्यतीत किया था। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, तब मुझे याद आ गया कि लोकमान्य तिलक ने भी यहाँ अपना समय गुजारा था। यहाँ पर उन्होंने गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज भी सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया। यह वार्ड हमारी वार्डों की तरह था, जिसमें गर्मी, धूप, वर्षा आदि ऋतुओं से कोई भी बचाव नहीं हो पाता था। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा था,
तो कुछ ही समय के बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दे दिया गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे मेरे भारत देश से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मांडले में मैं अपनी मातृभूमि और स्वदेश से के बल से अनुपस्थित हूँ। फिर भी मुझे यहाँ ऐसी जो पवित्र स्मृतियाँ हैं जो कि मुझे प्रेरणा देंगी, वो यहाँ पर हैं। जैसे कि अन्य जेल एक तीर्थ स्थल की तरह हैं, वैसे यह जेल भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ की भारत के एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक ने 6 वर्ष का समय बिताया था। जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह बात पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थीं और वे कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंट भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटनाक्रमों से एकदम अलग कर देने एक तरह की यंत्रणा ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने कारावास में मतलब कि जेल में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जब वो जेल में थे तो उन्हें कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ा होगा। यहाँ पर लोकमान्य तिलक बिल्कुल अकेले थे। मेरा ऐसा भी मानना है कि उन्हें शायद किसी और बंदी से मिलने जुलने की परमिशन भी नहीं दी जाती होगी। उनको उस समय पे वहाँ उनको सांत्वना देने वाली मात्र एक चीज़ थी, वो क्या थी? किताबें थी। वो ज़्यादातर समय क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे और वो कमरे में बिल्कुल अलग थे। उस समय उनको 2 या 3 मिनटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, मतलब वो 2 या 3 लोगों से मिल सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उनके साथ ऐसा होता होगा कि जब वो मिलते होंगे तो उनके सामने कोई ना कोई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो रहते होंगे और उन्हीं के सामने उनको मिलने दिया जाता था। उनके लिए अखबार भी अंदर नहीं आने दिया जाता था और उन्हें किसी भी चीज़ का, उन जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को इन सब चीज़ों से दूर रखा गया और उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं रहती थी कि बाहर क्या चल रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायने में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ आए थे मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, और अगर नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ का जलवायु शिथिल कर देने वाला और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाला है और धीरे धीरे अटूट रूप से वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है, तो लोकमान्य ने जो व्योवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में
सुइयों की सी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दूभर बना देती हैं। वे गीता की भावना में मगन रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से भी एक भी शब्द नहीं कहा। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि लोकमान्य तिलक को जेल में जितनी शारीरिक पीड़ा हुई है उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वे दंड संहिता मतलब सजा देने के नियमों की पुस्तक के अंतर्गत बंदी बनाए गए थे। पर यह कहा जाता है कि आजकल के जो राजबंदी हैं उनकी अपेक्षा जो लोकमान्य तिलक थे उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। उनके लिए जेल में बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम बनाए गए थे। दूसरी चीज़, वो शुगर पेशेंट भी थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मंडलेक में आज जो मौसम है वही मौसम उस समय भी था जबकि लोकमान्य तिलक थे। आज के मौसम को देखकर नए जो जनरेशन के लोग हैं, नए युवा हैं, वो ये कहते हैं कि ये मौसम ऐसा है कि इससे एक ऐसी बीमारी हो सकती है कि भूख ना लगे या गठिया वायु हो सकता है। तो ऐसा ही तो फिर सोचने वाली बात है कि लोकमान्य तिलक तो एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को कैसे सहन किया होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इस बात का पता भी नहीं है कि जब व्यक्ति जेल में रहता है तो उसको कितने कष्ट होते हैं, किस तरीके से परेशानियां उसको सुई की तरह चुभती हैं और वह कितनी मुश्किल और कितनी परेशानियों का सामना करता है। इस समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में अनेक देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृत्य की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं, फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि समय समय पर मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि लोकमान्य तिलक जी ने अपने जीवन के, अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष ऐसी परिस्थितियों में कैसे बिताए होंगे, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। यदि आज ये नौजवान इस कष्ट को महसूस करते हैं तो लोकमान्य तिलक जी ने कितनी पीड़ा सही होगी, इस बात का उनके देशवासियों को तो पता ही नहीं। हम जब जेल से बाहर रहते हैं तो हमारी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग आदत होती है। जब हम जेल के अंदर आ जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा को हास करना पड़ता है और हमें अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल भी बनाना पड़ता है। हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और फिर भी हमको एक अपने आप में एक नई ऊर्जा के साथ रहना पड़ता है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है, दासवृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के शक्ति हननकारी प्रभावों से बच सकता था, उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बना रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव माना है कि इतने ज़्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना लेने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो जेल में आकर
रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ, उतनी ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन तथ्यों की भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया, फिर भी उसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति के अक्षुण्ण बनाए रखा, जिसने उस अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि जब हम जेल में रहते हैं तो हमें सभी नियमों के आगे झुकना होता है, फिर भी अपने अंदर की प्रसन्नता को भी रखना होता है, दासवृत्ति को खत्म करनी पड़ती है और अपने मानसिक संतुलन को कभी ना हिलने वाला स्थिर बनाए रखना पड़ता है। उस बंदी जीवन के शक्ति हानिकारी प्रभावों से बच सकता है। वो कहते हैं कि जेल में बहुत ही कष्ट होता है और उस कष्ट में भी हमको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि लोकमान्य तिलक के अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति थी और वो कितने अडिग थे कि उन्होंने इन परिस्थितियों में रहकर भी गीता भाष्य की रचना करी, जो कि हमारी मातृभूमि के लिए एक बहुत बड़ी भेंट थी। जबकि वो मधुमेह के मरीज थे। मैं यही सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैं मेरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि लोकमान्य तिलक कितने महान थे, और यदि किसी व्यक्ति को इन सब चीज़ों को देखना है कि हम हमारी सारी चीज़ों को बदलकर, आदतों को बदलकर किसी दूसरे माहौल में कैसे रह सकते हैं, रहकर भी अपने आप को दृढ़ करना, मजबूत करना, ये सब सीखना है, तो उसे एक बार जेल में आना चाहिए और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं जितना ज़्यादा लोकमान्य तिलक के बारे में सोचता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में उतना आदर और सम्मान बढ़ता जाता है। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्र कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुख दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वो लोकमान्य तिलक थे कि जिन्होंने प्रकृति के अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली और उन्होंने अपना बदला लिया। मेरा विश्वास है कि देशबंधु के षड्यंत्र का क्रम अलीपुर केंद्र कारागार में आरंभ हो गया था। वैसे ही जब लोकमान्य तिलक ने मांडले जिले को अंतिम नमस्कार किया, तब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी जिंदगी में कुछ ही समय बचा था। तो मैं क्या सोचता हूँ, क्या हम इसी तरीके से अपने महान पुरुषों को खोते जाएंगे? अब हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास। स्टूडेंट्स।